सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया का। कार्निवल जो है वो पहुंच चुका है अहीर राज के इलाके से, उनके क्षेत्र से। अब हम पहुंच चुके हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं गढ़ी सांपला किलोई में हूं। ये जो विधानसभा है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, उनका गढ़ माना जाता है। तो अब यहाँ पर जब आ गए हैं तो एक बार कोशिश करेंगे फिर से जनता के सवाल, नेताओं के जवाब, और नेताओं के जवाब के बीच में ढूंढने की कोशिश ये करेंगे कि क्या हरियाणा का रुख जो है वो इस वक्त किस तरफ जा रहा है। क्या भूपेंद्र हुड्डा के किले में कुछ सेंध लग रही है या किला उतना ही मजबूत खड़ा हुआ है। तो उन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनता जुड़ेगी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले मेहमानों को भी आपके से तारुफ करा देता हूँ, उन्हें भी यहाँ बुला लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जो तीनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं कम से कम इस युद्ध क्षेत्र के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संदीप हुड्डा साहब जुड़ रहे हैं, जेजेपी के हैं। जोगिंदर कोच साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए सर, स्टेज पे स्वागत है आपका। शमशेर खरक साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो जैसे जैसे आप पार्टी के नेताओं का नाम सुन रहे होंगे, उनके जो समर्थक हैं उनके नारे भी सुन रहे होंगे। और शुरू करने से पहले आज रोहतक लोकसभा में अलग अलग जगहों पर मैं वहां पहुंचा और पहुंच के मैंने जनता का मूड और मिजाज समझने की कोशिश की। तो पहले जरा आपको दिखाते हैं कि जनता का मूड, अब तक उनके मुद्दे जो हमने आज सुबह से सुने वो क्या है। तो रोहतक की जनता के मन में क्या पक रहा है, इसको समझने के लिए हमें लगा कि सुबह सुबह नाश्ता भी कर लेते हैं। और रोहतक में एक 50 साल से ऊपर बड़ी पुरानी दुकान है, ये दिल्ली पूरी वाला। तो सोचा कि यहाँ पर आ जाएं और इन ज़बरदस्त जो पूरियाँ गरम गरम आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बन रही हैं, कलौंजी वाली पूरी और उसके साथ आलू की सब्ज़ी, इन पूरियों के साथ ज़रा लोगों से बातचीत करके पूछें और समझें कि रोहतक के मन में जो लोगों के जो वोटर हैं उनके मन में पक क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ये बताइए कि किसका स्वाद बन रहा है हरियाणा के चुनाव में। 50-50 है सर जी। मैम, आपको व्हाट आर द इश्यूज, आप महिलाओं के कुछ या स्पेशल सोचकर आप क्या सोच के वोट करते हैं? कांग्रेस को करेंगे वोट। कांग्रेस करेंगे। ये कमाल की टेबल है, आप दोनों साथ में ही आए ना? हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ है। आप बीजेपी और आप कांग्रेस हैं। कांग्रेस। मैं लड़ाई बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बस मैं समझना चाह रहा हूँ कि नहीं लड़ाई, इसमें लड़ाई की क्या बात है। उनका अपना मोटिव है करने का, मेरा अपना है। हमारा तो जी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, कोई सरकार आ जाए। हुड्डा ही हुड्डा और हाल कुछ नहीं। वाह, उड्डा ही उड्डा है। तो मतलब चेहरे पे ही वोट जा रहा है या उनके काम पे वोट जाता है? नहीं, काम पे ही जा रहा है। चुनाव का क्या माहौल बन रहा है? मैं कांग्रेस। हमने तो अपना हुड्डा ही पसंद है जी। इसका माहौल चल रहा है, लोग आते होंगे यहाँ पे, बात करते होंगे। फाइट बराबर की है जी, बीजेपी और कांग्रेस की फाइट बराबर की है। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि बाहर आपके घर के बाहर बहुत भीड़ खड़ी हुई है। तो ये भीड़ किसका इंतजार कर रही है, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री का? देखिए, आपको पता है कांग्रेस की पद्धति है, विधायक चुने जाएंगे। एक कांग्रेस के पक्ष में हवा है हरियाणा में। विधायक को चुनने के बाद ऑब्जर्वर आएंगे, वो उनके मत जानेंगे और हाईकमांड फैसला करेगी। जिसका भी फैसला करेगी हमारे को मंजूर है। बट आपको लगता है बड़े दावेदार तो आप ही हैं, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सबसे बड़े फेस हरियाणा में आप ही हैं। नहीं, दावेदार तो सभी होते हैं लेकिन जो विधायक के मत जानने के बाद किसके विधायक चाहते हैं और हाईकमांड फैसला करेगी। ऐसे ही होता है हर बारी, हर स्टेट में ऐसे ही। पिछला चुनाव की अगर बात करें 2019 के चुनाव की और अब 2024 के चुनाव की, दोनों में अलग क्या है सर? पिछली बार भी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, कोशिश की, लेकिन आप लोग आपकी पार्टी को पूरा समर्थन जनता का नहीं मिला, आप लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं आई। पिछली बार में और इस बार के चुनाव में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? सब जगह घूम के आ रहे हैं। संकेत होते हैं लोगों की तरफ से। 2019 के लोकसभा के फौरन बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो 2019 के चुनाव में हमारी एक भी सीट नहीं थी और वोट पर शेयर जो हमारा
28% के करीब था। और अब के हमारी 10 में से 5 सीट हैं और वोट परसेंट हमारा 20% के करीब बढ़ा है और बीजेपी का 12% घटा है। 10 हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र हैं, सारे क्षेत्रों में वोट शेयर बीजेपी का घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए कांग्रेस पार्टी है। बार बार ये बात होती है कि देखिए अंदरूनी कलह कितनी है। शैलजा जी पिछले 11 दिनों से कैंपेन नहीं कर रही हैं। आपको लगता है इसका एक फर्क पड़ने वाला है, एक माहौल जो बन रहा है उसका फर्क पड़ने वाला है? सारे कांग्रेस के कैंपेन में लगे हुए हैं। ये आप लोगों की परसेप्शन है, आप लोगों का खबर होती नहीं तो यही कहानियां घड़ते हो। 11 दिन से दिखाई नहीं पड़ रही। कांग्रेस एक दिखाई दे जाएंगे जब जाएंगे कोई कहीं जहाँ पे होगा, इसमें क्या बात है? जब आपके साथ दिखाई देंगी? क्यों नहीं दिखाएंगे? पार्टी के हैं, जहाँ मैं इकट्ठे आएंगे, सब इकट्ठे आते रहे जाते रहे। तो देखा आपने किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर जनता जो है वो अपनी राय दे रही है। तो शुरुआत करते हैं हमारे मेहमानों से। सबसे पहले सबसे एक एक सवाल लेंगे, उनकी बात सुनेंगे और फिर उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे और उनके सवालों को अपने मेहमानों तक लेकर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जोगिंदर कोच साहब, हुड्डा जी का गढ़ मानते हैं, अब तक अभेद्य किला रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हार भी देखनी पड़ी। तो इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या एक बार फिर से बड़े तरीके से वापसी कर रहे हैं? जनता का जो मूड है वो सवाल यही पूछ रही है कि 10 साल बीजेपी को दे दिए तो इस बार चेंज क्यों किया जाए? पहले तो मैं आपका ही जवाब दे दूं कि 2019 की बात मत करिए। पूरे उत्तर भारत में राहुल जी के बाद है ना दीपेंद्र हुड्डा जी सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। 24 अब में। 2024 की बात करिए। तो मैंने कहा कि 2019 में किला जो था उसमें सेम हाँ, मर्जी थी। वो इन लोगों को पता है वो कैसे आ रहे थे। वो हाँ। एक षड्यंत्र था, छोड़िए उस पर नहीं जाना चाहते हम। हाँ। लेकिन अब क्या पोजीशन है पूरे उत्तर भारत में? राहुल जी के बाद दूसरे नंबर की लीड मार्जिन से जीते हैं। ठीक रही है। बात 10 साल के कार्यकाल की, हुड्डा साहब का कार्यकाल देख लो जो कांग्रेस पार्टी का रहा है, और मनोहर लाल खट्टर जी का देख लो जो बीजेपी का रहा है। इन्होंने प्रदेश में जब हमने सरकार छोड़ी 17,000 करोड़ का कर्ज था, आज 4 लाख हजार करोड़ का कर्ज है। कहाँ गया वो पैसा? एक भी कोई अगर नींव रखी उन्होंने डेवलपमेंट की, हम बताते हैं हमने क्या किया। हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है ना, हमने IIM बनाया, हमने अपना एम्स बनाया, हमने चोई बंसलाल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने देवलाल यूनिवर्सिटी बनाई, हमने हिसार के अंदर वेटनरी। उसके बाद भी हारे ना आप। ठीक है, कौन? उसके बाद भी हारे ना आप, यानी कि कहीं कुछ कमी रह गई होगी तभी हारे ना आप। अब इन्होंने क्या किया? मैं बात हार जीत की नहीं कर रहा, जी। मैं बात कर रहा हूँ अपने 10 साल के पीरियड की। हाँ। जो हमने काम किए इस हाँ। प्रदेश की जनता के लिए, जो काम किए, ठीक है। इन्होंने क्या किया? प्रदेश को पूछ लेते हैं। 4 लाख करोड़ के कर्ज में दबा दिया जो कि 70,000 करोड़ का था। पूछ लेते हैं ये कि- इन्होंने डेवलपमेंट क्या किया? 4 लाख करोड़ गए कहाँ? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। ठीक है, तो खरक साहब से पूछ लेते हैं कि क्या किया? 10 साल आपके पास सत्ता रही। देखिए सर मैं सवाल तो सुन लीजिए, उसके बाद दिखाइएगा। मैं कह रहा हूं कि इस 10 साल आपके पास सत्ता रही और 10 साल की सत्ता में भाई साहब आराम से मुझे ही करने दो काम। 10 साल में आपकी सत्ता रही, 2 बार जनता ने आपको मौका दिया। खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, इतना बढ़िया काम खट्टर साहब ने किया कि 9.5 साल बाद आपको याद आया कि दूसरा मुख्यमंत्री ले आए। तो अगर खट्टर साहब ने इतना बढ़िया काम किया तो सैनी साहब की याद क्यों आ गई सर? यानी कि कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं कि खट्टर साहब के खिलाफ चुनाव अगर उनके नाम पे लड़ते तो बीजेपी का सफाया हो जाता पूरी तरीके से। देखिए ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आधारित पार्टी है। किससे और किसको कौन सी जिम्मेवारी देनी है पार्टी स्वयं इसको निर्धारित करती है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो काम किए वो हरियाणा के अंदर आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। मैं बताना चाहता 6 हूं, महीने उन्हें और दे देते और बढ़िया काम कर एक देते बार वो। काम गिनवा दो, काम गिनवाओ। मैं बताना चाहता हूं एक बार काम गिनवा दो। मैं बताना चाहता हूं भाई को, जोगिंदर को, कहते भाई कोई काम ही नहीं करवाया, क्योंकि कांग्रेस की एक सोच है कि झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ, झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ। किसानों को पिटवाया। भाई साहब एक एक करके, ये- आप जब बोल रहे थे देखो- उन्होंने नहीं बोला। ये कोई तरीका सही नहीं है। चलिए हाँ। जी। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं 152D जो लगभग 260 किलोमीटर लंबा 6 लाइन रोड बनाया, ये हरियाणा की एक लाइफ लाइन है। दूसरी मैं बात बताना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस के लोग जो किलकी मार और जो जिस प्रकार से हाँ झूठ बोल के आगे बढ़ने वाले लोग, इनको ये पता नहीं
कि पिछले जो इलेक्शन में जो झूठ बोल के इन्होंने वोट ली थी वो जनता समझ चुकी है। जो ये कहते थे कि महिलाओं को 8,500 हजार रुपए खटाखट उनमें एक पैसा इन्होंने किसी भी प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ भी एक पैसा नहीं दिया। और चाहे वो हिमाचल के लोग हैं, चाहे सवाल पूछ रहा हूं, सब छोटा सा जवाब दीजिएगा। इस बार का जो चुनाव है वोट किसके नाम पे? सैनी साहब के नाम पे, खट्टर साहब के नाम पे, या घूम फिर के मोदी जी के नाम पे? इस बार का चुनाव विकास के नाम पे चुनाव है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी कितने व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती। 10 साल पहले भी आपने दोनों चुनाव में विकास के नाम पे लड़े थे। करती है भारतीय जनता पार्टी, सामूहिक विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है। जब भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, लेकिन जब नेशनल चुनाव होता है तो मोदी जी का चेहरा आगे करती है। मोदी जी हमारे सबसे बड़े और पूरे विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, जो पूरे विश्व में और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं। जेजेपी इस चुनाव में कहां खड़ी है? आप बैठे तो इधर हैं, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जाने किधर वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी की पूरी टीम का मेरे हल्के गड्डी सापला कलोई में आपका स्वागत करते हैं। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि जेजेपी कहां खड़ी है। हाँ जी, देखिए, जब भी 2019 का चुनाव था, जब भी हरियाणा की जनता बीजेपी हो चाहे कांग्रेस यही बात बोलती थी कि एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन दुष्यंत जी की मेहनत से, नौजवानों के सहयोग से, समर्थन से, प्यार से जेजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ करके नई पार्टी होने के बाद भी 10 सीट लेने का काम किया और 4.5 साल तक दमदार तरीके से सरकार चलाने का काम किया। और इस बार भी 24 के चुनाव में भी जेजेपी अपने प्रदर्शन को दोहराने का काम करेगी। आखिरी 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपने साथ छोड़ दिया? साथ हमारा था पेंशन के ऊपर। जेजेपी चाहती थी कि 4.5 साल आपको याद नहीं आई? नहीं आई, 3,000 तक लेके गए हम पेंशन को। उसके बाद जब दुष्यंत जी ने दबाव बनाया, भाई हम एक सीट भी मत दो आप, 10 की 10 बीजेपी लड़ लो, हम सहयोग करेंगे। लेकिन वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, आपको पता है जनता क्या कह रही है? सड़कों पे जाते हैं जी। जेजेपी ने पिछली बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था जी, 10 सीट ले ली जी। हुड्डा जी इस कारण में मुख्यमंत्री पिछली बार नहीं बन पाए जी। जाटों को आधा छल लिया जेजेपी ने जी, और जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। आप पर विश्वास नहीं है लोगों का? देखिए, पहले हमने कांग्रेस को ही मौका दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ लेना, वो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। पहले जेजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मौका दिया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था 31 आपके हैं, 10 जेजेपी के हैं, 41 हैं। एक आप ही ऐसे नेता हो कि सरकार के समय में आप साधन संपन्न थे, निर्दलीय विधायकों से आप बात आप करो। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए निर्दलीय विधायकों से ये कहा, यहाँ क्यों पड़े हो, बीजेपी को समर्थन करो, दुष्यंत को खत्म करने के लिए। जब दुष्यंत ने मजबूरी में की लड़ाई है, जब दुष्यंत ने मजबूरी में बीजेपी का साथ देना काम किया। चौधराट की लड़ाई है। पिछली बार ये बोलते थे, ठीक है ना, अब की बार बीजेपी जमुना पार, उसके बाद जाके और 4.5 साल गोद में बैठे रहे। और दुष्यंत जी पहले अग्निवीर हैं, और इस देश के पहले अग्निवीर हैं, जो 4 साल में इन्होंने रिटायर कर दिया और उसके साथ बैठ के पूरा भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाले में नाम आया। और ये सरकार का कोई भला नहीं किया, किसानों का कोई भला नहीं किया, मजदूरों का कोई भला नहीं किया, कर्मचारियों का कोई भला नहीं किया। हर तरफ चलते हैं, थोड़े सवाल लेते हैं। आराम से बोलिएगा, अपना सवाल पूछेगा, किससे सवाल पूछना है बताइएगा। बताइए। बीजेपी कार्य उसके प्रवक्ता जिसे पूछना चाहते हैं। हाँ जी, बताता हूँ। भाई साहब, आगे पीछे आपका एक एजेंडा है, ईडी सीबीआई रहा काम के हरियाणा में। आप एक भी काम ऐसा किसी भी 36 बिरादरी के लिए बताओ हमने ये काम एजेंडा किया। दूसरी बात, भाई साहब एक सवाल, छोटा सवाल। हाँ जी, सवाल आपने सुन लिया। मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ, आपके घर पे कभी ईडी या सीबीआई आई हो तो इस जनता के बात बता दें। सीबीआई को फुर्सत नहीं है सीबीआई किसी के पास आती है, और कहाँ जाएगी ईडी सीबीआई? ईडी सीबीआई किसी के पास आती है तो वरिष्ठ लोगों के पास आती है, और वरिष्ठ आदमी को चाहे कोई कितना बड़ा नेता उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो भ्रष्ट नेता जिनके घर में ईडी सीबीआई जाती है वो बीजेपी में आ जाते हैं तो साफ हो जाते हैं? नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं। आप उसी नेता का नाम बताइए जिसके घर पे अजीत पवार जी के घर पे आई थी। अजीत महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बैठे। अजीत पवार जब बिल्कुल पाक साफ हो गए उसके बाद अभी तो केस भी खत्म नहीं हुआ सर। नहीं, बिल्कुल उसको किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। अभी तो केस भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन सीबीआई की तरफ से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, अलग चीज है। हाँ जी, बताओ क्या सवाल है? नारायण राणे। आराम से। हाँ जी, मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता जी से है। कर्नाटक में और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है,
वहाँ 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, इसका जवाब चाहिए। कहाँ से आया डेटा आपके पास? आप गूगल पे अभी निकाल लीजिए, पहले बाद में इनसे पूछे, पहले गूगल से आप डाटा निकाल लीजिए। 1200 किसानों ने, किसानों की बात करती है कांग्रेस, कह रहे हैं जो बाकी राज्य है वहां तो कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है उनके लिए। इस बीजेपी सरकार ने रोड में कील गाड़ने का काम किया, दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को, 750 किसान शहीद हो गए, ठीक है। और उसके बाद इनके देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांग के बिल को वापस लिया। ये किसानों की बात करते हैं। हाँ जी बताओ, नाम क्या आपका? मनीष नाम है भाई। कांग्रेस का मैं सवाल पूछूंगा, हमारा हल्का तोड़ा इनने, कैंडिडेट बाबू बेटा की पार्टी हुआ, दूसरा कैंडिडेट उठता है कौन? ये जो सवाल है ये हर जगह हरियाणा में पूछा जाता है कि देखो हुड्डा जी ने कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को दबा रखा है। हमेशा बार बार यही बात होती है कि हुड्डा जी अब राजनीति कर रहे हैं अपने लिए, उसके बाद अपने बेटे के लिए। इस बार तो लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस जीत गई तो बनेगा कौन, छोटे हुड्डा या बड़े हुड्डा? आप ये बताइए, आरती राव कौन है, सुनील सांगवान कौन है, भव्य बिश्नोई कौन है, श्रुति चौधरी कौन है? ये परिवारवाद की बात करते हैं। ये कौन है? ये परिवारवाद नहीं है क्या? वो चौथी बार एमपी बने हैं, ठीक है। और हुड्डा साहब उससे पहले कितनी बार बने थे? 2 बार चीफ मिनिस्टर रह गए। ये परिवारवाद नहीं है, इनको ये परिवारवाद दिखता है। शैलजा जी कहाँ हैं जी? आजकल दिखाई नहीं पड़ रही। शैलजा जी ने हरियाणा में यात्राएं की, दीपेंद्र जी ने यात्रा की, सुरजेवाला जी ने यात्रा की, सब आप अपना तरीके से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ठीक है, और करते रहेंगे। इतनी मजबूत हो सकती है पार्टी की, अगर मौका आया तो शैलजा जी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे। ये पार्टी के अंदर नेतृत्व का फैसला है, ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। अच्छा जी, आपका क्या सवाल है मैडम, बताइए जी। मेरा ये जवाब है कि हमारा सवाल तो वो देंगे जी। हाँ, मेरा बीजेपी सरकार से ये जवाब है कि हमारे युवा कितनी इसने सरकार में भर्ती करी, कितनी भर्ती हुई, उनका रिजल्ट आया, कितनी उनमें हमारी खाली सीट रहेगी। चलो ठीक है, एक दो मैडम ऐसे लंबे नहीं, भाषण के लिए नहीं, सवाल फटाफट पूछ लीजिए। आ रहा हूँ। हाँ जी बताओ। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि एक रीजन बता दे किस लिए वोट दे, क्यों? अच्छा वो भी पूछ लेता हूँ। और किसके पास सवाल है? रुक जाओ भाई साहब। हाँ जी बताओ, इधर आ जाओ, नाम बताओ अपना। जयकुमार। हाँ जी बताओ। मैं बीजेपी वाला तो न्यू बूझना हूँ कि 9.5 साल खट्टर रह गया और उसके बाद ये सैनी ले दिया, ये ये तो वोट तोड़ने के लिए। मतलब जात पात की राजनीति का खेल है। 3 सवाल हैं जी, तीनों के जवाब इकट्ठे दे दो। एक रीजन बताओ भाई, रुक जाओ, अभी तीनों के जवाब तो लेने दो। उन्होंने पूछा कि आपने भर्ती को लेकर, अग्निवीर को लेकर हरियाणा में कहीं चले जाइए, सब लोग, आपको पता है लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा बना कि 10 से हाफ होकर 5 रह गई बीजेपी। दूसरा पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है। आपको जब समझ में आया कि आप ओबीसी आपको चाहिए तो आपने सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की राजनीति करती है। जो जात पात की राजनीति करता है तो केवल कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं, जिन्होंने अपने 10 साल के अंदर कभी जाट आरक्षण को लागू करने की कोशिश नहीं की। जब वो समय उनका पूरा हो गया तो ऐसा जाट बिरादरी के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि वो पूरी दूसरी बिरादरियों से काटने का काम किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हुड्डा जी ने किया, बिल्कुल। और रही बात कैप्टन अभिमन्यु अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कभी मौका मिलेगा बीजेपी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो गढ़ की बात करते हैं, गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ जनता का होता है। और जनता ये सबक सिखा रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, और दूसरा बताइए कि आपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जॉब्स को लेकर हरियाणा के युवा को लेकर, बहन जी ने जो सवाल पूछा एम्प्लॉइज का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल के अंदर 87,000 नौकरी लगा सके थे और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की टर्म में 1,43,000 हमने नौकरी लगाई। लोगों को तो समझ में दिखी नहीं। वो बिल्कुल मेरे पास डिटेल है। नौकरी का वादा आपने भी कर रखा है। आप ये बताइए, अगर इन्होंने नौकरी लगाई 2 लाख पद कैसे खाली हैं? ठीक है, इन्होंने कौशल रोजगार के तहत ठेके में नौकरियां दी हैं, बच्चों को अपाहिज बना दिया है। मैं नारनौल से लेकर यहाँ तक आया, मुझे रास्ते में इतने बच्चे मिले, उन्होंने कहा कि बीजेपी जब भी मिले तो पूछेगा, सीईटी के पेपर दिए बैठे हैं, अभी तक नौकरी नहीं ली। 4 साल से सीईटी के पेपर दिए बच्चे बैठे हैं, उनकी भर्ती नहीं हुई। देखिए मैं इस पे बताना चाहता हूं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो, सुनो मेरी बात, भूल जाओ सर, ये सवाल आपसे है। मैं बताऊं, 9.5 साल सरकार आपकी, 10 साल सरकार आपकी। भर्ती रोको गैंग में कौन है?
वो सारे के सारे कांग्रेस के वकील हैं। जब भी कोई भर्ती आती है उसके ऊपर केस डाल देते हैं और किसी भी भर्ती को रोक नहीं पाए। किसी भी भर्ती को कांग्रेस के रोक नहीं पाए। समय दो। कौन से? और मैं बताना चाहता हूँ, एक और बात बताना चाहता हूँ। एक मिनट सर, रुक जाओ। रिजल्ट की बात सुन लेते हैं ना तो सर, इनके बड़े लीडर सुन लेते हैं। सीईटी आयोग के सामने रिट लगा दी। सीईटी का किसने दे रखा है भाई साहब? कोई है यहाँ पे जिसने सीईटी? आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। किसने दे रखा है? आप भी आगे आओ भाई साहब। मैडम आप प्लीज बैठ जाइए, आप प्लीज बैठ जाइए। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ, आपकी दे रखा है भर्ती नहीं निकली। कुछ नहीं, जो सीएटी कुछ नहीं हुआ कुछ भी अब तक। ठीक है, और मेरी दो लड़की है, एक लड़का है। समझ गया। 2019 से लेकर 2019 से लेकर अब तक एक भर्ती की है, उसमें भी बच्चे नहीं लगे। ग्रुप हरियाणा वाले तो सारे बीटेक एमबीए सारे ग्रुप डी में है, और गुजरात वाले सारे एसडीओ एक्शन में लग गए। क्या हरियाणा में दिया सर? आपने पेपर दिया हुआ है भाई साहब, आप सुन रहे हो ना? एक एक आवाज आपके लिए। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, बताओ जी, यहाँ से हट जाओ, सीढ़ी से हट जाओ। हाँ जी, क्या और एक मिनट और रुको, इनकी भी सुन लो फिर जवाब देना। हाँ जी सर, 2022 में पेपर हुआ था और उससे पहले 2019 से ही शायद इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था, लेकिन अभी तक कोई भी इनका वो नहीं हुआ है। अभी तक भर्तियां लटकी हुई, 2 बार पेपर ले चुके हैं लेकिन फिर भी रद्द हो गया था। तो कौन कौन से पेपर दिए आपने? अभी तो सीईटी क्वालिफाई का दिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सिलेक्ट किए थे कैंडिडेट की। इस पोस्ट के लिए इतने कैंडिडेट है तो 4 गुना बुलाए थे हर एक पोस्ट के लिए। तो इन्होंने मतलब जो खट्टर साहब की नीति थी उससे अब जो नायब सिंह सैनी जो अभी इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं वो ही उनसे खपा है। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट तक ये बात कही है कि जो खट्टर साहब ने जो बात की थी वो 4 गुना बुलाए थे, हम वो ऐसे ना करके आपस में सरकार में समझ में नहीं है। बच्चे सारे यहाँ पर कह रहे हैं कि लगातार पेपर दिए जा रहे हैं, नौकरी उनको मिल नहीं रही है। पेपर अगर होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं। हमारे भाई को गलत जानकारी है। जब से जो पेपर खुद दे रहा है उसे गलत जानकारी है। हाँ, और सारी जानकारी आपको है। बिल्कुल गलत जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया है। रबी रिजल्ट भी इसका 4 गुना की बात जो हुई है आपने वहां पे भी सुने ना। अरे पेपर देके लोग घर में बैठे हुए हैं। अरे मैं जो बात कह रहा हूँ कि यहाँ जो पे 4 गुना का, ऐसे ये चीजें एक दिन में नहीं होती, एक दिन में नहीं होती। बाकायदा जब कैबिनेट में ये चीज प्रस्ताव पास किया, सीईटी का पेपर लेंगे, उसके बाद जो भी नौकरी है उसका 4 गुना जो भी अभ्यर्थी हैं जो भी इसमें शामिल होंगे उनको बुलाया जाएगा। आपने एक बात देखी, ऐसा हमारी पार्टी के किसी मुख्यमंत्री का आपस में कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है। सवाल जो भी आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी जनता है भाई साहब, हो गया सवाल सारे बीजेपी और कांग्रेस के लिए आ रहे हैं। जेजेपी से सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। हो कहाँ लड़ाई में? देखिए, जो ये भाई है कांग्रेसी भाई हैं, जो जमानत जब बोल रहे हैं, मैं इनको बताने देना चाहता हूँ, जिस धरती पे आप खड़े हो पवित्र धरती है, छोटू राम की कर्मस्थली है, जन्मभूमि है। जब छोटू राम की जब मूर्ति का उद्घाटन करवाया था वो दुष्यंत चौटाला जी ने ही ये नरेंद्र मोदी को बिल्कुल झूठ है और ये बिल्कुल झूठ है। एजिटेशन किया था, वीरेंद्र सिंह ने संग्रहालय के सामने एजिटेशन किया था, बिल्कुल झूठ है। नरेंद्र मोदी ने आके झूठ है, उद्घाटन करने का काम किया मूर्ति का। और जो भाई ये किलकी मार हैं, जो कांग्रेसी भाई किलकी मार रहे हैं, 106 डिग्री टेम्परेचर में तो आदमी मर जावे है, इनका 110 डिग्री टेम्परेचर चढ़ रहा है। भैया ने बता देना चाहूँ, एक तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और दूसरी बता दूं भाई साहब, वो दूसरी बता देता हूँ, जो पर्ची खर्ची थी, जो पर्ची खर्ची थी वो एक भी नौकरी नहीं लगेगी। हम सपने लेके सोन लाग रहे हो भाई साहब। कौन हो? जनता आप लोग, हरियाणा हरियाणा की जनता को पहले ये तय करना है। हुड्डा साहब को छोड़ दीजिए कि दुष्यंत चौटाला वापस विधानसभा पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, सवाल तो अभी उनके ऊपर लगा हुआ है। 100% विधानसभा में पहुंचेंगे। और आपको बता देते हैं कि जननायक जनता पार्टी के बिना किसी भी सरकार नहीं बनेगी। आराम से जी, आराम से। हाँ, ये विरुद्धता से पूछ रहा हूँ, 10 साल में एजुकेशन के ऊपर क्या काम किया, जबकि हुड्डा साहब ने यहाँ पर 20 यूनिवर्सिटी विश्व में 2 ही है, एक हरियाणा में IIM हुड्डा साहब ने खुलवाया, मेडिकल महिला मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। 10 साल हुड्डा साहब ने ज्यादा काम किया यहाँ के लिए। एजुकेशन का क्या नहीं, पूरे प्रदेश में किया। एक मिनट, पूरे प्रदेश की बात छोड़ दो। सरकार नारनौल में था, सबने कहा हुड्डा साहब ने सिर्फ इधर काम किया, उस तरफ छोड़ दिया पूरे हरियाणा को। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई भाई, वहाँ पे ये कहाँ का पार्ट है वो? महेंद्रगढ़ नारनौल किस में आता है? नारनौल महेंद्रगढ़ उसी में आता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई पाली के अंदर। साउथ तो इसी वजह से इतना मजबूत है किला आपका।
वहां पे कांग्रेस को जीत के लाले पड़ जाते हमने हैं। रेवाड़ी में सैनिक स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाई, हाँ हमने गुड़गांव में बनाई, हमने फरीदाबाद में बनाई, हाँ जी, हमने मेवात में वो बनाई। सवाल पूछ रहे हैं हमने कि पूरे प्रदेश इस का इलाके विकास में किया। लोग उन्होंने अपनी कह दी ना बात, अब आपका नंबर है। इस मैं इलाके में बताना सिर्फ चाहता काम हूं- हुड्डा साहब ने कराया, खट्टर साहब ने 10 साल में, 9.5 साल में, और सैनी साहब ने कोई काम नहीं नॉलेज कराया। में नहीं है। जब आ रहा हूं जी, आ रहा जब मनोहर लाल खट्टर जी आए तो बच्चियों लड़कियों की शिक्षा के लिए बड़ी दिक्कत थी। हाँ। हमने हर 20 किलोमीटर के बाद हमने वहां पे कॉलेज खिलवाए। हाँ। और दूसरी मैं बताना चाहता हूं आपको, एक सवाल हमने आपसे ले रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में सवाल- लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया था। आज जाके यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो लाइब्रेरी भरी पड़ी है। सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, केवल जनता के मुद्दे भी बहुत सारे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और वापस आते हैं, तब तक थोड़ा यहाँ पे भी शांत हो जाएंगे सब लोग, और उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ, आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, तो एक बार तालियों से दोबारा स्वागत कर लीजिए आप सभी का वापस। इस वक्त इलेक्शन कार्निवाल का जो हमारा कारवा है, इस वक्त गढ़ी सांपला किलोई में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से सांसद होने, यहाँ से एमएलए होने वाले हैं। कम से कम पर्चा भर के जब गए तो कह के गए कि मैं यहाँ कैंपेन करने नहीं आऊँगा। तो ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है या कहीं ना कहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस भी जी रही है? बार बार ये बात उठ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही है कि बिल्कुल जब सरकार आने वाली है, ऐसा ना हो जाए जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार ने 10 साल काम किया। 81 किलोमीटर मेट्रो लेके आई, 250 किलोमीटर रेल की लाइन लेके आई। भाई साहब, फिर सवाल वही आ जाएगा, नहीं, 10 साल काम किया, फिर 10 साल जनता ने बाहर भी तो कर दिया। इतना काम किया होता तो क्यों करती जनता ऐसा बाहर? है ना, वो तो उनसे पूछो ना जो 75 जमुना पार करने वाले थे, उनकी गोद में जाके बैठ गए। हाँ। वो उनसे पूछो सवाल। अच्छा, उनसे पूछो जो भ्रष्टाचार हाँ जी, के चक्कर में वहां चले गए। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। मैं जोगेंद्र जी साहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से विधायक हैं। पिछले 5 साल का एक भी काम बता दो हुड्डा साहब ने क्या किया? क्या किया जी हुड्डा साहब ने 5 साल में, बताओ। आप ये बताइए, पिछले 5 साल सरकार 5 साल किसकी में। थी? पिछले 5 साल सरकार किसकी थी? एमएलए तो वही आप थे। बीजेपी का काम बताइए, आप एक भी काम बीजेपी का बताइए। एमएलए तो वही थे, एमएलए तो वही थे। हाँ, अपने MLA वही थे। एमएलए फंड से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर क्या काम किया वो बताओ। भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे हल्के में काम किया है। बताओ ना भाई साहब, एक गिनवाओ। क्या नहीं किया? एक गिनवाओ। मैं बताता क्या हूँ, नहीं किया बताओ। मैं बताता हूँ, हाँ जी, बताओ। मैं बताता हूँ। एक काम आपसे गिनवाया नहीं गया पूरे 10 साल के अंदर, पूरे 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर इतना, पूरे 10 साल के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर इतना घमंड था। कांग्रेस का चाहे बीबी बत्रा या दूसरे एमएलए मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हर विधानसभा में पैसा भेजा। इस विधानसभा एक भी में एप्लीकेशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस विधानसभा में बीजेपी ने क्या काम कराया, एक गिनाओ। मैं इस विधानसभा में इस विधानसभा बीजेपी ने बिल्कुल सांपले के जो हम बैठे हैं जहाँ पे, हाँ। वहाँ पे 300 परिवारों को 2.5 लाख रुपए मकान के रिहायश के लिए हमने दिए। हाँ। आगे और बताओ जी। सांपले के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ गए थे, रुक लो। हाँ, एक को भी नहीं दिए, एक को भी झूठ। बीजेपी तय रुक भाई, रुक भाई, रुक। रुक जा भाई, तेरे पास भी आ जाएंगे। हाँ, जिस तरह 2.5 लाख रुपए दिए हैं, उसका कमीशन बताओ कितना कितना ले रहे हो? ये कमीशन खाना कांग्रेस का काम है, कांग्रेस का काम है। एक बिना आदमी बता खर्ची दीजिए पर्ची की इसका। आप बात करते हो, वो कह रहे हैं कमीशन लिया जा रहा है। ये कांग्रेस का व्यक्ति है और कांग्रेस का भाई साहब, व्यक्ति ही एक कमीशन बात- एक खाता बात है। समझ लो आप। भारतीय जनता एक बात- पार्टी हमारा, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताता हूँ, आप अरे चीजों को बताता हूँ। त्यागी जी, आपसे अगर कोई सवाल पूछ रहा है, वो जनता है, उसी को आपको चुन के भेजना है। वो यहाँ का वोटर है। अगर वो आपसे सवाल पूछता है जो आपको पसंद नहीं, तो उसको कम से नहीं कम ये ना बिल्कुल कहें मैं कि वो विरोधी जवाब है। देने को ले तैयार आप हूँ, जवाब दीजिए, मैं जवाब देने आपका को ले काम है तैयार जवाब हूँ। देना। मैं बताता हूँ, अब सुन लीजिए, भाई साहब, अब सुन रुक जाओ, लीजिए। रुक जाओ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कोई भी योजना है, समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति को वह योजना दी जाती है, ऑनलाइन उसको अप्लाई किया जाता है, भाई साहब, उसके बड़ी देर से डॉक्यूमेंट परेशान चेक किए होने जाते बताओ। हैं, उसके बाद उसको पैसे की अलॉटमेंट होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस के राज में सवाल कमीशन पूछो भाई खोरी साहब। होती थी, भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी सांपला नगर पालिका में आज
एक मिनट, थोड़ा उनकी भी सुन लो भाई, अपनी अपनी कहोगे, दूसरों की सुनोगे नहीं। रुक जाओ एक मिनट। सवेरे मैं नगर पालिका कार्यालय गया हूँ भाई साहब, वहाँ से मैं पूरी लिस्ट बना के आया हूँ। कमीशन तो सभी खाते हैं, लेकिन एक मिनट दे दो सिर्फ। अरे इनकी लिस्ट सुन लो भाई साहब की। हाँ, सांपला में जो नगर पालिका में है, प्रधानमंत्री भाई साहब ध्यान से सुनना, ये कमीशन की बात बता रहे हैं कि कहाँ पे कितना हो रहा है, नगर पालिका से लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के 300 परिवारों को 2.5 लाख रुपए भाई साहब दिए गए हैं। कमीशन किसी ने खाया होगा, जरूर खाया, मैं मना नहीं करता उस चीज से। हाँ जी। सांपला में जो रिहायशी सेक्टर है, जो पिछली सरकार में पेंडिंग था, इस सरकार ने उसका मुआवजा दिया। ठीक है, असली चीज है। खरखोदा रोड पर जितने भी अपने जमींदारों के रेवेन्यू के रास्ते 2 क्रम के 4 क्रम के सब पक्के हो चुके हैं भाई साहब। तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। एक भाई साहब आपका हो गया। हाँ जी बताओ। ऐसा है, मैं भाजपा से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब गठबंधन टूटा जेजेपी का और बीजेपी का, जब दुष्यंत जी ने एक बात कही, भाई हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे, 51 रुपये पेंशन कर दो, इन्होंने क्यों नहीं की? क्यों गठबंधन तोड़ा? क्यों गठबंधन तोड़ा? आपने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? बीजेपी से सवाल है। रुक जाओ भाई साहब, आ रहा हूँ आपके पास भी, थोड़ा उनकी भी सुन लो। हाँ जी। देखिए, ये जो जेजेपी की लोग बात करते हैं, ये दोनों तरह की बात करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा ये काम किया, हमारा वो काम किया, एक पेंशन का काम छोड़ के सब हमारा काम किया, और फिर ये कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी। जो पेंशन की बात है, हमने 250 रुपए हर साल बढ़ाने की बात करी। हाँ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा था तो 500 रुपए पेंशन थी, 1000 रुपए की घोषणा करके चले गए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस टाइम 1000 भारतीय जनता पार्टी ने की। क्या ये चुनाव? और दूसरी बात सुनो, क्या ये चुनाव? दूसरी बात सुनो, भाई दूसरी साहब बात सुनो। हो गया, नहीं, पूरी बात होने दो मेरे के। भाई साहब कमाल है, जब कमाल सवाल तो हो गया, लगातार सवाल थोड़ी तो कर लो बोलोगे। ना। चुनावी रैली नहीं ना भाई साहब, सवाल का जवाब देना होता है। क्या ये जो चुनाव है कांग्रेस के लिए, बीजेपी बनाम कांग्रेस से ज्यादा हुड्डा बनाम कांग्रेस बन चुका है? क्यों? ऐसा नहीं है। पहले इनसे ये पूछिए कि सारी जनता जब को आपका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, ना सुरजेवाला वहां पर थे, ना कुमारी शैलजा वहां पर थी। इनसे ये पूछिए कि फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी से जनता की निजात कब मिलेगी, जो इन्होंने उड़ जाके छोड़ दिया। मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। तो बोल रहे हैं ना, क्या ये बताइए। हुड्डा वर्सेस कांग्रेस बन गया है? हुड्डा वर्सेस क्यों बन रहा है? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहेगा। हुड्डा तो एक तरफ, हरियाणा में कांग्रेस की भारी बहुमत से सत्ता आ रही है, ये कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस जा रही है। भाई साहब ऐसी बातें बोलोगे तो कांग्रेस जा रही है। एक प्रवक्ता के मुंह से जो बात आई है, कांग्रेस जा रही है। ऐसी गलती से बातें बोलोगे, आपको पता है बीजेपी इसको करने की बात है। बीजेपी आ रही है, कांग्रेस जा रही है। भाई मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है, उन्होंने कहा किसी एक क्षेत्र में समस्या हो सकती है, क्या वो क्षेत्र हुड्डा वाला ही चुनना था? इनको जानबूझ के चुना है। हाँ जी। मैं एक कर्मचारी हूँ। मैं जो ये बात चली हुई है ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये सरकार जो है वर्तमान में चल रही है भाई, देशी बता रही है अपने आप को, कर्मचारी के देशी है। अब ये जो यूपीएस लागू करे है ना, यूपीएस लागू करे, ये जो है ना न्यू पेंशन स्कीम से भी खराब स्कीम है। इसके उदाहरण आज जो रिटायर हो रहे ना वो देख रहे हैं, जो इन्होंने ये जो ओल्ड स्कीम और पेंशन स्कीम का मुद्दा था। भाई साहब, बाबूजी आपका सवाल हो गया, इधर आ जाओ। हाँ जी बताओ। 10 साल हो लिए सीवर पास हुआ हमने, और आज तक हमारे सीवर चालू नहीं हुए, और ना काम चालू होता, सीवर का काम नहीं हुआ जी। भाई साहब मेरा जेजेपी से और बीजेपी से एक सवाल है। जेजेपी से तो ये सवाल है, इन्होंने कहा था 70% नौकरियां प्राइवेटों में हम आरक्षण देंगे हरियाणा वालों को, वो नहीं दिया। दूसरी मेरे बुजुर्गों का कहा था 5100 पेंशन देंगे, जेजेपी ने नहीं दी। वो कह रहे हैं हमने उसी मुद्दे पर सरकार छोड़ दी। नहीं, वो तो अपना वो भ्रष्ट लेके वो कर दिया उन्हें, घोटाले में आके। और दूसरी बीजेपी से सरकार है, इनकी कही थी सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो मुख्यमंत्री बदलने की इनको जरूरत नहीं थी। हरियाणा का 10वां आदमी फौज में जाता था, अग्निवीर लाकर सारे जवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। क्यों अग्निवीर ले आइए? अग्निवीर जो स्कीम थी उसका नुकसान हमने देखा कि लोकसभा में भी आपको उठाना पड़ा। देखिए इस बार भी जो बार बार बात हो रही है, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जो अग्निवीर जो हरियाणा के हैं उनको हम पूरी तरीके से भर्ती देंगे हरियाणा के अंदर। अगर हरियाणा में आप पूरे तरीके से भर्ती देने का वादा कर रहे हैं तो पूरे देश में बदल दीजिए, या सिर्फ चुनाव के लिए ये वादे होते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अग्निवीर का जो मामला है वो बहुत अच्छी स्कीम है, और सबसे बड़ी बात है भाई साहब इतनी अच्छी स्कीम अगर है, बेरोजगारी दूर होएगी उससे, और एक युवा के अंदर एक अच्छा, अरे युवा के अंदर एक बहुत ही अच्छा मतलब ऐसा अनुभव महसूस करेगा, और देश के प्रति उसका कर्तव्य जो होगा, और देश के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार होगी। आखिरी सवाल आपसे,
और क्योंकि हर अग्निवीर को यहाँ हरियाणा से- सरकार नौकरी देगी तो किसी भाई प्रकार साहब, को। पूरे देश में कर दो ना फिर वो सब लोग, तो या पूरे सिर्फ- देश में भी या होगी, सिर्फ पूरे चुनावी देश में राज्यों भी होगा होगी। ये। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर जो भी हैं उनको बहुत अच्छी सेना है। तैयार होगी इससे। यहां पर इस विधानसभा में हुड्डा साहब जब अपना नॉमिनेशन फाइल करने आए तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल करके कहा कि चुनाव में अब यहां पे कैंपेन करने नहीं आऊंगा। तो क्या यह चुनाव सिर्फ हुड्डा साहब के नाम पर लड़ा जा रहा है या कांग्रेस पार्टी के संगठन पर लड़ा जा रहा है? और अगर कांग्रेस की सरकार यहां पर, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो क्या हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात की गारंटी है? देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनको सारा प्रदेश देखना है और उन्होंने एक बार फार्म भर के बोल दिया कि जनता ही मेरी मालिक है और जनता ही चुनाव देखेगी। तो हम ये सब जो लोग हैं वो देखते हैं चुनाव। रही बात ये कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो फैसला विधायक दल के नेता जो विधायक इकट्ठे होंगे वो अपनी राय देंगे पर्यवेक्षकों चलिए, को। और अगर सेंट्रल कांग्रेस कमेटी जीतती है देगी। तो आप लोग किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? अगर, लेकिन सवाल ये था अगर, तो उस अगर का जवाब मिलेगा 5 तारीख को जब आप सब वोट डालने जाएंगे और 8 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जो भी हरियाणा में होगा, इस बार का चुनाव दिलचस्प है और इस बार के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो हमेशा से इस राज्य में देखने को मिले जाते हैं। तो क्या सिर्फ हुड्डा के नाम पर या फिर बीजेपी अपने काम पर, किसका दाव सही पड़ेगा? इंतजार कीजिए 8 तारीख का। तब तक देखते रहिए एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के बारे में सोचो, सबसे पहले क्या सोचते हो आप? राजनीति हटा दो, सबसे पहली चीज जो आप सोचते हो हरियाणा के बारे में, वो सोचते हो ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट। और खेलों का जो हरियाणा में जुनून है वो आपको हरियाणा के हर कोने में दिखेगा। और खास तौर से कुश्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर हर लड़का हर लड़की सपना लेकर हरियाणा में इस मैट पे पसीना बहा रहा होता है कि एक दिन ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में जाकर अपने लिए एक मेडल ज़रूर लेना है। सालों लगते हैं, तो बड़ी छोटी सी उम्र से शुरू हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर। और आपको हरियाणा के हर जगह पर इस तरह के अखाड़े दिखेंगे, पर ख़ास तौर से जहाँ पर हम इस वक्त हैं, गढ़ी सांपला किलोई में। वैसे तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसको गढ़ माना जाता है, लेकिन इस गढ़ में मैं आज यहाँ पर ये नए जो युवा पहलवान हैं उनको देखने आया हूँ, उनसे बात करने आया हूँ, समझने आया हूँ कि हरियाणा क्यों ऐसा है कि यहाँ पर हर घर से एक खिलाड़ी निकलता है और क्यों इतने सारे बच्चे कुश्ती में अपना भविष्य देखते हैं। तो ये जो अखाड़ा है, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवान रामवीर जी का अखाड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम। भी आपके चैनल वालों को भी, दर्शकों को राम राम जी। हम लोग क्योंकि आज यहाँ पहुँचे तो मुझे बताया गया कि यहाँ बहुत सारे अखाड़े हैं, उसमें आपका अखाड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। इतने सारे बच्चे क्यों आते हैं हरियाणा में? ऐसा क्या है कि हर घर से लगता है बच्चों को कि पहलवानी में निकलना चाहिए? हरियाणा की हर घर में रग रग में कुश्ती दौड़ती है। और यहाँ इतने बच्चे इसलिए आते हैं कि हमारे पास 3-4 कोच हैं और इतनी बढ़िया सुविधा है। अपने आप ये हम सब खर्चा अपने आप करते, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। हुड्डा सरकार थी जो उसने नीति बनाई थी, उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया। हर उम्र के बच्चे आपको यहाँ मेरे साथ दिखाई पड़ेंगे इस अखाड़े में। जो अभी आप देख रहे थे, इतनी मेहनत चल रही थी, वो यही सारे बच्चे यहाँ पसीना बहा रहे थे। तो सबसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी उम्मीदें क्या है। अगर नई सरकार बनेगी जो वोट डाल सकता है, उनकी उम्मीदें क्या है? क्या एज है आपकी? कितने साल के हो? 9 साल के हो। तो क्यों यहाँ पे आते हो अखाड़े में? पहलवानी करने। अच्छा, पहले सब लोग ये बताओ मुझे, आप लोगों का फेवरेट रेसलर कौन है? सबका? सबका? सुशील, बजरंग? सारे ही हैं, फिर तो मैं किसका नाम लूंगा? फेवरेट है जी हमारे, वो ही हमारे आइडल है। सही, सुशील आइडल है, बजरंग भी आपको आज आइडल है जी, वो भी हमारे सर। और महिला पहलवानों में सबको विनेश पसंद है। तो विनेश तो इस बार मेडल नहीं जीत पाई, थोड़ा दुख हुआ? पर बहुत दुख हुआ जी हमें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने इतना
मेहनत करके पहले प्रोटेस्ट में वो कर रहे थे, वहाँ से उठ के उन्होंने मेहनत की, फिर वो ओलंपिक तक गए थे, सिल्वर मेडल। ये राजनीति की वजह से उनको मेडल नहीं आ पाया। आपका क्या नाम है? अनुज नामा जी। ये बताओ मुझे आप कि बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि भाई पहलवान का काम पहलवानी करना है, विनेश को राजनीति में आने की क्या जरूरत है? जी राजनीति में आने की इसलिए ये जरूरत है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है पहलवानों के साथ, वो उसकी आवाज़ उठा सकेंगे। कोई तो ऐसा हो जो हमारे बारे में, पहलवानों के बारे में, किसानों के बारे में अपनी आवाज़ उठा सके। जी एक पहलवान होने के नाते, एक एथलीट होने के नाते क्या उम्मीद रखते हो आपकी जो सरकार आए वो क्या करे आप लोगों के लिए? हमारे जी खेलों के प्रति थोड़ी रुझान बताए जी, नौकरी नहीं बिल्कुल भी। हाँ। पहले ये था खेल लाओ मेडल पाओ, खेल मेडल लाओ और नौकरी पाओ। हाँ। अब बिल्कुल नौकरी खत्म कर। क्या क्या उम्मीद कर रखोगे इस बार? उम्मीद ये रखें सर, नौकरी निकाले सर ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। और सर अपनी सुविधा दे सर खिलाड़ियों को। ये बताओ कि आप लोग छोटे वाले जितने बच्चे हो स्कूल जाते हो सारे, तो स्कूल और कुश्ती कैसे साथ साथ हो पाती है? मतलब कितने घंटे स्कूल में जाके पढ़ाई कर पाते हो, या यहाँ ज़्यादा टाइम यहाँ लगाते हो? कैसे होता है, कैसे कर पाते हो? कौन सी क्लास में हो? 7th में हो। कितने घंटे स्कूल और कितने घंटे कुश्ती? 7 घंटे स्कूल में, 3 घंटे अखाड़े में। मन ज़्यादा कहाँ लगता है, अखाड़े में या स्कूल में? अखाड़े में। अखाड़े में? स्कूल में नहीं लगता? मम्मी पिटाई कर देगी सुन लेगी तो? कर देगी? अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आप लोगों को क्या क्या और सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटीज़ आप लोगों को क्या लगता है कि और बेहतर होनी चाहिए? हुड्डा सरकार थी जी कांग्रेस की, उन्होंने पहले सुविधा दे रखी थी कि पद लाओ पदक लाओ पद पाओ। इन्होंने जी सब कुछ खत्म कर दिया हमारा। ना तो हमारी आर्मी के लायक छोड़े हमें, 4 साल में क्या करके वापस आएगा, क्या हो जाएगा जिससे हमारी ज़िंदगी ख़राब होनी है। ना जी कोई पहले जब सरकार थी कांग्रेस सरकार, मेडल SP DSP आर्मी में जी, रेलवे में भरते नौकरी निकल, कोई नौकरी नहीं मिलती जी हमें। खेल नर्सरी आती थी जिसमें 18 साल थे बच्चों तक जो उस एज ग्रुप के होते थे, उनको हर महीने 2500 रुपये मिलते थे जी। नर्सरी होती जी, खेलनी थी, वो बंद कर दी जी। हमारे चल कोच तो जी हमारे सारे NIS कोच बाबू वेल क्वालिफाइड बहुत बड़े पहलवान हुए हमारे, वो कोच हैं, लेकिन सरकार भी वो बहुत देती, अब कुछ नहीं मिलता जी हमें, कोई मदद नहीं सरकार की तरफ से। हमारा जो कुछ भी होता है हमारे पहलवान जी, हमारे कोच साहब जो ये हैं गुरु जी, सब करते हैं जी। अब अखाड़े में आए गए तो जाने से पहले एक आध दांव सीखते चलें। कुश्ती तो हमारे बस की नहीं है, लेकिन एक आध दांव तो चली जाएगा।